हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी किया था, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा टॉपिक था। आज हम लोग स्टडी करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना। फ्रीजिंग पॉइंट ही सबसे पहले डियर स्टूडेंट समझ लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। किसी भी टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट होता है, दोनों के इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, उसी पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट एक दूसरे के इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं, वही पॉइंट। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस और आइस का मेल्टिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके वाटर आइस फॉर्म में भी हो सकते हैं और इसमें भी हो सकते, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं। और उस समय सॉलिड का वेपर प्रेशर, जो सॉलिड आपका बन रखा उसका वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट होता, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता। अब फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन का मतलब यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब कमी होना। कमी कैसे हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में? जब किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में हम किसी सॉल्यूट को मिक्स करें और मिक्स करके सोल्यूशन प्रिपेयर करें, तो उस सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हमें देखना है यहाँ पे, और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाता है। सॉल्यूट को मिलाने पे आप जानते हैं, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। ऐसा आपने देखा था कि जब हमने कहा था कि किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उस समय उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो डेफिनेटली जो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। अब इस डायग्राम के से हम एक फार्मूला ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ड्राइव करेंगे कि कैसे हम किसी भी सोल्यूशन का जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कैसे निकाल सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट दे रखा है, पॉइंट P0 दे रखा, P1 दे रखा, P2 दे रखा। P0 है प्योर सॉल्वेंट का, जो प्योर सॉल्वेंट में लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट एक दूसरे के इक्विलिब्रियम होते हैं, जिस पॉइंट को आपने A से इंडिकेट किया। इस समय जो इसका टेम्परेचर है वो TF के इक्विवेलेंट है। ओके, इसके बाद हमारे पास दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे है, उस टॉपिक को देखिए। जब हम सोल्यूशन A ले रहे हैं और सोल्यूशन B ले रहे हैं, तो सोल्यूशन जो हमारे पास सेकेंड है, फर्स्ट और सेकेंड का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और उसका जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो T2 है। जबकि सोल्यूशन फर्स्ट का जो B पे आकर के, ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे, लिक्विड स्टेट और जो सॉलिड स्टेट वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं B पॉइंट पे, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपका क्या है, T1 है। यानी कहने का मतलब जो प्योर सॉल्वेंट हमारे पास था वो लिक्विड स्टेट और उसका सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट एट A पॉइंट पे था, जिस समय इसका टेम्परेचर TF था जो हाई था। और जैसे ही आपने सॉल्यूट ऐड किया, एक सॉल्यूशन बनाया फर्स्ट, उसका टेम्परेचर T1 इससे कम हो गया, और जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और ज़्यादा कर दिया, यानी और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल आपने ऐड कर दिया, तो उस समय कंसंट्रेशन बढ़ गया, और कंसंट्रेशन बढ़ गया तो उस समय उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो उस समय उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी आपका कम हो गया, ये इससे इंडिकेट करता है। ओके डिस्टेंट, अगर इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आया, इसका मतलब सॉल्यूट को ऐड करने के बाद किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन जो तैयार होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना ही हमारा क्या कहलाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है कंपैरिजन टू सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। ओके, सो अब हम लोग एक, अगर किसी ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो ये डेरिवेशन भी उसको समझ में आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो A, C और E है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, और ये कंडीशन यहाँ पे है, ये कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका A है, ये आपका C है, और ये आपका E है, और इसके बीच में एक और पॉइंट है जो B और D है। मान लेते हैं कि AC, BD और CE और AE
सब एक स्ट्रेट लाइन में। जब एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो दोनों जो ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल ए सी ई जो बड़ा सा ट्राइंगल होगा और जो ए बी डी होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे इसका एंगल। और जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो उस कंडीशन में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे ये बात यहाँ पे देखिए। तो हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास एक इसको लेंगे बी डी। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, हम लिख सकते हैं एक ट्राइंगल ए सी ई एंड ए बी डी, और दोनों में से हम जरा इसको लिखेंगे बी डी अपॉन सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डी अपॉन सी ई इज इक्वल टू, ये मान लेंगे आपके ए डी अपॉन ए ई। क्या मान लेंगे, ए डी अपॉन ए ई, इसके बराबर मान लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब ये चीज हम मान लेते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू रखिए। बी डी की वैल्यू क्या होगी, बी डी की वैल्यू आपके पास ये है, बी डी यानी ये पोजीशन है, तो ये पोजीशन कहाँ से आया, ये टी डेल्टा टी एफ वन आया। टी एफ वन कहाँ से आया, टी एफ माइनस टी वन। हायर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो टी एफ माइनस टी वन आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं हम टी एफ माइनस टी वन अपॉन में सी ई। सी आपका ये पोर्शन है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका टी एफ माइनस टी टू। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, टी एफ माइनस टी टू इज इक्वल टू ए डी आपके पास ये है, ए डी आपका पी नॉट माइनस पी वन, यहाँ से पी नॉट माइनस पी वन अपॉन में ए ई आपके पास पी नॉट माइनस पी टू, यहाँ से पी नॉट माइनस पी टू। ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, अब जरा सा देखिए, यहाँ से मैंने इस चीज को लिया। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। टी एफ माइनस टी वन इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, डेल्टा टी एफ वन होता है। डेल्टा टी एफ वन, डेल्टा टी एफ वन जो आपके पास है, इस चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर वाले में डेल्टा टी एफ वन अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी एफ माइनस टी टू डेल्टा टी एफ टू इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा पी वन अपॉन में डेल्टा पी टू। लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। अगर इस तरीके से चीजों को यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो आइए जरा समझने की कोशिश करते कि ये है क्या। पी नॉट आपका क्या है, पी नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और किस टेम्परेचर पे, एट टी एफ टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे, टी एफ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को लिख देते हैं ठीक से, टी एफ टेम्परेचर। टी एफ टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का। ओके, ये जो आपके पास प्योर सॉल्वेंट है इसका। ठीक, इसी तरीके से P1 क्या है, P1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट। किस टेम्परेचर पे, एट T1 टेम्परेचर। ओके, उसके बाद P2 क्या है, P2 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सेकेंड एट टेम्परेचर T2। बात समझ में आए। अगर इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गया तो आइए आगे बढ़ते और यहाँ पे समझने को। यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ वन है ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट, और दूसरा क्या है, डिप्रेशन ऑफ वेपर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे जो आपके पास डेल्टा टी एफ वन है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट, और जो डेल्टा टी एफ टू है वो है डिप्रेशन की स्पेलिंग रॉन्ग है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे डिप्रेशन
ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन सेकंड के लिए क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब अगर इतनी सी बात समझ में आ गया तो इसको आगे हम लिख सकते हैं। एक चीज हमें साफ साफ दिख रखा है, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी आपका वेपर प्रेशर में जो कमी है वो चीज दिख रहा है यहाँ पे, और वेपर प्रेशर में कमी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी है वो किसके बराबर आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर में कमी है और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी है वो चीज है। तो हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है, इसको एक इक्वेशन बना दीजिए, इसको रखिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको रखिए इक्वेशन सेकेंड, इसको रखिए इक्वेशन थर्ड। ओके, अब हमें इससे एक स्टेटमेंट मिल जाता है, इससे स्टेटमेंट क्या मिल जाता है, thus the depression of freezing point is directly proportional to lowering of vapor pressure। यानी फ्रीजिंग पॉइंट में अगर कमी हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वेपर प्रेशर में कमी होने की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to the lowering of vapor pressure, यानी वेपर प्रेशर में अगर कमी होगी तो आपके फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी होगी, और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना सॉल्यूट को ऐड करने के बाद उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को अवनमन बोलते हैं, कमी बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना वेपर प्रेशर में कमी के यानी डायरेक्टली पर, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो एक बहुत ही अच्छा आपके पास फार्मूला आ गया। ठीक, अगर इतनी सी बात यहाँ पे आ गया तो अब इसमें हम क्या लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा डियर स्टूडेंट। आइए इधर का चीज इरेज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ में एक चीज हम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इस तरीके से P नॉट माइनस P अपॉन में P नॉट, एक वैल्यू ये पढ़ा था P नॉट माइनस P, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ये सोल्यूशन का, और प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू, हमने एक चीज पढ़ रखा था स्मॉल w इनटू, हमारे पास एक वैल्यू आ जाता है यहाँ पे कैपिटल M अपॉन में W और फिर M डैश। यहाँ पे W सॉल्यूट का मास है, कैपिटल M आपका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है, ये मास सॉल्वेंट का है और ये मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का है। ये चीज आपने पढ़ा था, वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, आप वहाँ पे समझेंगे, जहाँ पे राउल्ट्स लॉ को डिस्कशंस किया था वहाँ पे ये चीज बताया था। इसकी वैल्यू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N बताया था, कैपिटल N सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स था और जो स्मॉल n था वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, ये इससे निकाला था। ठीक डियर स्टूडेंट, अब इसमें एक चीज निकालते हैं, यहाँ पे P, एक चीज यहाँ पे ये कि P नॉट माइनस P इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा P, क्या लिख सकते हैं इस चीज को, डेल्टा P के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। अगर इसको डेल्टा P लिखेंगे तो इस जगह पे अगर हम रख देंगे डेल्टा P, यानी दोनों में डिफरेंस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W इंटू कैपिटल M अपॉन में कैपिटल W और फिर M डैश। ठीक, इस P नॉट को इधर ले जाइए तो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू कैपिटल M हम पहले लिख देते और फिर W अपॉन कैपिटल W M डैश। ओके डियर स्टूडेंट, ये जो पोर्शन होता है ये कांस्टेंट है,
since P naught m is constant for a particular solution, a particular solvent भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, a particular solvent, किसी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास फिक्स होता है और उसका वेपर प्रेशर फिक्स होता है, तो इतना पोर्शन हम क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें. अगर ये वैल्यू हम कांस्टेंट मान लेंगे तो जो डेल्टा पी होगा वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा W अपॉन कैपिटल W M डैश के. ओके, 1 मिनट स्टूडेंट. हेलो, नेक्स्ट, डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W अपॉन कैपिटल W M डैश. ठीक, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 4. दिस इज द इक्वेशन 4. अब इसको जरा इससे कंपेयर करिए, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4. इक्वेशन 3 और 4 को क्या करिए, कंपेयर करिए. जब इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करते तो डेल्टा P के जगह पे हम इतने पोर्शन को रख दें, ये आ जाएगा डेल्टा TF. डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W अपॉन कैपिटल W M डैश. एंड इतने की जो वैल्यू होती है मोलालिटी की होती है. मोलालिटी इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, W अपॉन कैपिटल W और फिर होता है इनटू M डैश. ठीक, और इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं. तो अगर मोलालिटी की वैल्यू इतनी होती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटा देंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM. ओके डियर स्टूडेंट, ये एक नया सा हमारे पास फार्मूला आ गया. ठीक, अब यहाँ पे देखिए फार्मूले को इरेज करते हैं. इस चीज को, इधर का पोर्शन हम इरेज कर दे रहे हैं. क्लियर, डेल्टा TF इफ m इज इक्वल टू 1, इफ m इज इक्वल टू 1 यानी जो सोल्यूशन की जो मोलालिटी है वो कितना है, 1 है. अगर मोलालिटी 1 है तो वहां पे डेल्टा TF इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, KF. इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. KF इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. ओके डियर स्टूडेंट, एंड ORR इसको बोलते हैं दूसरा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है. इसको ORR क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्लियर, इस नाम से भी जाना जाता है. एक नया सा हमारे पास फॉर्मूला. दूसरी वैल्यू, यहाँ पे एक चीज साफ साफ पता चल गया. वन मोलालिटी का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में जब आपके 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उस समय जो आपके डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होगा. इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, दैट मींस व्हेन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, दैट मींस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम में जब 1 मोल आपके सॉल्यूट के डिसॉल्व होंगे उस समय उस सॉल्यूशन का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वो किसके बराबर होनी चाहिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए. ओके डियर स्टूडेंट, अब इसकी जो यूनिट होती है वो आपके पास होता है यूनिट के मोलल इनवर्स.
ये एक वैल्यू होता है इसका। दूसरा C मोलल इनवर्स, ये भी आपके पास होता है। दूसरा आपके केल्विन किलोग्राम मोलल इनवर्स, ये तीन इसके वैल्यू होते हैं, ये इसकी यूनिट। ओके, यूनिट ऑफ केएफ, केएफ की जो यूनिट है, यानी कहने का मतलब मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की जो यूनिट है वो इसके बराबर आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास दूसरा एक वैल्यू है, इस वैल्यू को देखिए यहाँ पे केएफ इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं केएफ इज इक्वल टू, यानी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास होता है mRT एफ स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू डेल्टा एच, और डेल्टा एच के साथ में वहां पे बी आपने लिखा था, यहां पे आपको लिखना है फ्यूजन। क्या लिखना है? फ्यूजन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपने बी लिखा था, यहाँ पे क्या लिखना है? फ्यूजन लिखना। ओके डियर स्टूडेंट, अगर इतनी सी बात समझ में आया तो नेक्स्ट आगे हम टॉपिक एक आगे और बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो टॉपिक कैसा है यहाँ पे समझिए, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, लैटेंट हीट से इसको कंपेयर करेंगे। जब लैटेंट हीट से इसको कंपेयर करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, और यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो मोलल एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच इज इक्वल टू मोलर हीट ऑफ, सॉरी, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये क्या होता है? मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। r इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ओके, Tf इज इक्वल टू क्या होता है? Tf इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमारा एक रिलेशन, जो रिलेशन होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, रिलेशन ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर एंथैल्पी फ्यूजन एंड मोलर एंथैल्पी फ्यूजन इज इक्वल टू, आपके पास या इस डैश करके छोड़ दीजिए और निकालिए, आपके पास लैटेंट हीट यहां पे निकालिए Tf, लैटेंट हीट आप यहां से निकाल सकते हैं, उसने हमने Tf निकाला था, इसमें भी आप निकाल सकते हैं Tf के जगह पे Lf, Lf इज इक्वल टू आपके पास डेल्टा H और फिर फ्यूजन अपॉन में कैपिटल M। इस वैल्यू को अगर हम इस पे पुट करते हैं तो हमारे पास एक नया सा फार्मूला ट्राई होता है, और वो नया सा फार्मूला क्या होता है? Kf इज इक्वल टू RTF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF। एक नया सा फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूले और इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, या अगर कहीं आपके पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है तो ये रखेंगे, अगर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है तो ये चीज हम रख करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये चीज कई बार निकाला जाता है। ओके, और अगर कहीं मॉलिक्यूलर मास दे रखा सॉल्वेंट को, तब भी हम यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। दो टॉपिक आपके बचे हुए, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केस ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड इन केस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग दूसरे वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे
कि जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, वहां से हम मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालेंगे सॉल्वेंट का, और दूसरा इसके केस में डिफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के केस में हम दोबारा से मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालेंगे, इसको हम दूसरे वीडियो में दोनों को एक साथ में लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।